नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जो है मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस हिस्ट्री का पार्ट 3। 2 पार्ट हो चुके हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग देख लीजिएगा जाके। ठीक है, ये जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है ये 50 मार्क्स का आता है, आप लोगों का 25 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जियोग्राफी पढ़ाऊँगा, पॉलिटी है, स्टैटिक अवेयरनेस है और साइंस के भी क्वेश्चंस होंगे। अभी जो है हिस्ट्री चल रही है, ठीक है, और 2 पार्ट हो चुके हैं। अपने लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द फेमस एंशियंट आयरन पिलर विच हैज़ रजिस्टर्ड रस्टिंग फॉर ओवर 1600 ईयर्स इज लोकेटेड एट महरौली, दिल्ली। इट वॉज इरेक्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच किंग। तो वो ये पूछ रहा है कि प्रसिद्ध प्राचीन लौह स्तंभ जिससे 1600 से अधिक वर्षों जंग का विरोध किया, मतलब उसमें जंग नहीं लगी है, महरौली दिल्ली में स्थित है। ठीक, 1600 से अधिक वर्ष हो गए। यह किस राजा के शासनकाल में बनाया गया था? अब आपको यह बताना है कि वो कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में यह बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन, बताइए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा और मोटिवेशन मिलता है तो मैं और भी बड़ी बड़ी मैराथन भी लाऊंगा। फिलहाल बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर, और मैं जल्दी जल्दी करवा दिया करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा 10 से 15 मिनट के अंदर आपके जो है क्वेश्चन हो जाया करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो महरौली लौह स्तंभ पर एक शिलालेख अंकित है जिसे चंद्र नामक एक शासक का उल्लेख है। ठीक है, तो उसमें किसका उल्लेख है? चंद्र नामक एक शासक का। इतिहासकारों ने सर्वसम्मति से इस शासक की पहचान गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के रूप में की है। ठीक, तो सब लोगों ने मतलब जो है डिस्कशन किया तो उन लोगों ने यह फाइनलाइज किया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह पिलर बनाया गया है। यह स्तंभ प्राचीन भारत की उन्नत धातु विज्ञान कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसके कारण ये आज तक जंग मुक्त बना हुआ है। 1600 से ज़्यादा साल हो गए लेकिन जंग नहीं लगी है। ठीक है, आयरन पिलर है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल्स वाज हेल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग कनिष्क वेयर बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू हिनायना एंड महायाना सेक्ट्स। तो वो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसी कौन सी बौद्ध संगीति राजा कनिष्क के शासनकाल में हुई? तो बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं, तो वो ये पूछ रहे हैं कि कनिष्क के शासनकाल में कौन सी हुई है जिसमें बौद्ध धर्म हिनायन और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया था। आपको ये तो पता होगा, बुद्धिज्म जो है वो 2 में स्प्लिट हो गया था, हिनायना और महायान में। तो ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था वो कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल थी? अब ये बताना है आपको, प्रथम थी, द्वितीय थी, तृतीय थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति थी या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंग्लिश में। ठीक है, बताइए। किंग कनिष्क के शासनकाल में हुई है, ये भी याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि किसके जो है शासनकाल में जो बुद्धिज्म था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो आप क्या कहोगे? किंग कनिष्क। सही है। अभी आप ये बताइए कि वो कौन से नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल थी। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, चौथी बौद्ध संगीति। ठीक, तो याद रखिएगा, चौथी बौद्ध संगीति लगभग 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में कुषाण राजा कनिष्क, ठीक, कुषाणों के राजा थे ये तो पता ही होगा, कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बन जाता है कि वो पूछेंगे चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी। ठीक है, अध्यक्षता मतलब कि प्रेसिडेंसी, तो आप क्या कहोगे? वासुमित्र ने की थी। और वाइस प्रेसिडेंट अगर पूछे जाए या फिर उपाध्यक्ष तो अश्वघोष ने। और यहीं पर बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से हिनायन और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और वो क्या पूछ रहे थे, कौन सा नंबर की बुद्धिस्ट काउंसिल है? चौथी। ठीक, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल या फिर चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम वाज अ यूनिक एंड हाईली डेवलप्ड फीचर, ठीक है, ऑफ विच अर्ली मेडिवल साउथ इंडियन डायनेस्टी। तो वो किस पूछ रहे हैं, किस साउथ इंडियन डायनेस्टी का था जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो डिज़ाइन की गई थी, मतलब कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत के किस राजवंश की एक अद्वितीय और अत्यंत विकसित विशेषता थी? तो बताएं किसके शासनकाल में? पल्लवों की थी, चोलास की थी, चेरस की थी या फिर राष्ट्रकूटास की थी? बताइए। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम या फिर स्थानीय स्वशासन प्रणाली, ठीक, दक्षिण भारत के किस राजाओं की थी? पल्लवास की, चोलास की, चेरस की या फिर राष्ट्रकूटास की? बताइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी,
चोलास। ठीक, चोल अपनी विकेंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना के लिए प्रसिद्ध हैं। परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख, ठीक, उनकी ग्राम सभाओं और सभा के लोकतांत्रिक कामकाज, पात्रता मानदंडों और चुनाव प्रक्रियाओं के बारे में अत्यंत विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ठीक, तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम वाज ए यूनिक एंड हाईली डेवलप्ड फीचर ऑफ विच अर्ली मेडिवल साउथ इंडियन डायनेस्टी, तो आप क्या कहोगे? चोलास। ठीक, स्थानीय स्वशासन प्रणाली किसकी थी? चोलास की। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत क्रिएटेड ए सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए आमिर कोही। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सुल्तानों ने, कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिसने दीवान ए अमीरी कोही नामक एक अलग कृषि विभाग बनाया था? ठीक है, तो ये जो है एक सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, दीवान ए आमिर कोही। ये किसने डिज़ाइन किया था, आपको ये बताना है, या फिर क्रिएट किया था, बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे, या फिर सिकंदर लोदी थे? बताइए कौन से? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, तो दोआब क्षेत्र में खेती को बेहतर बनाने और गंभीर अकाल से निपटने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही की स्थापना करी थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। राज्य ने किसानों को बंजर जमीन पर खेती शुरू करने के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराए। हालांकि अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार के कारण यह परियोजना असफल रही। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यह दीवान आमिर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू करी थी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, द फेमस ट्रेवलर इब्न बतूता हु रोड द बुक रिहला केम टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। तो ये पूछ रहे कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता जिन्होंने रिहला नामक पुस्तक लिखी किस देश से आए थे? फारस से, मोरक्को से, इटली से, या तुर्की से? और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। 3 पार्ट हो चुके हैं, ये तीसरा है। ठीक है, 2 आप पार्ट पढ़ लीजिएगा जाके, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सब लास्ट 10 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं आपके। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, और क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है हमारा मोरक्को। ठीक, तो इब्न बतूता एक मोरक्को वासी विद्वान और यात्री थे जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान ने उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक है, क्या? काजी, न्यायाधीश बना दिया था। ठीक है, इब्न बतूता को मोरक्को से आए थे ये 1333 में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच मुगल एम्परर बैंड द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक एंड डांस एट कोर्ट एज वेल एज द सेलिब्रेशन ऑफ द पर्शियन फेस्टिवल नौरोज। ठीक, तो पर्शियन फेस्टिवल था नौरोज, उसे भी बैन कर दिया था, और डांस और म्यूजिक तो बैन ही कर दिया था। हिंदी में देख लीजिए, किस मुगल बादशाह ने दरबार में संगीत और नृत्य के प्रदर्शन तथा फारसी त्यौहार नौरोज के बनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम। बताइए कौन थे जिन्होंने बैन लगा दिया था? चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, औरंगज़ेब। ठीक, तो औरंगज़ेब थे ये। अपनी कट्टर धार्मिक नीतियों के अनुरूप औरंगज़ेब ने दरबार में एक सादी जीवन शैली लागू की। उसने उन प्रथाओं को बंद कर दिया जिन्हें वह गैर इस्लामी या फिजूल खर्ची मानता था। इनमें दरबारी संगीत, झरोखा प्रदर्शन, बालकनी से जनता को दर्शन देना और वसंत का पारंपरिक त्यौहार नौरोज़ भी शामिल है। ठीक है, मतलब कि ये पर्शियन का था। ठीक, याद रखिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ठीक है, तो किसने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी फाउंड की थी इन 1939 आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करी? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जयप्रकाश नारायण ने, या फिर आचार्य नरेंद्र देव ने? बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी 1939 में बनाई थी आईएनसी की प्रेसिडेंसी छोड़कर। बताइए कौन है ये? फेमस है बहुत, हालांकि बुक्स कम ही लिखी गई थी इन पे, अब तो काफ़ी लिख दी गई हैं। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का। और क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, ठीक है, महात्मा गांधी और कांग्रेस के रूढ़िवादी गुट के साथ वैचारिक मतभेदों के बाद, याद रखिएगा 1939 का सेशन है ये।
ठीक है। महात्मा गांधी और कांग्रेस के रूढ़िवादी गुट के साथ वैचारिक मतभेदों के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और वामपंथी तत्वों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस के ही भीतर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ठीक है, कांग्रेस के भीतर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया था 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये बताइए, द काकोरी ट्रेन एक्शन फॉर्मरली काकोरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है, वाज एग्जीक्यूटेड इन अगस्त 1925। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये हुआ था अगस्त 1925 में बाय द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो जिन रिवॉल्यूशनरीज ने करा था ना वो किस ऑर्गेनाइजेशन के थे? काकोरी ट्रेन एक्शन या फिर काकोरी ट्रेन डकैती अगस्त 1925 में किस संगठन के क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दी गई? कौन कौन से थे? अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA या फिर युगांतर पार्टी। बताइए कौन सा है इसमें से? अच्छा है क्वेश्चन। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट आप बता दीजिए, अगर आपको कोई भी मतलब चाहिए है वीडियोस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, इंग्लिश से भी रिलेटेड, तो मैं वो भी बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप बताइए, आप लोग पूरा कंट्रीब्यूट करते रहिए इस चैनल पे, बताते रहिए कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद और राजेंद्र लाहिड़ी नाम याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के हैं ये। ऑप्शन ऐसे दे देंगे 4 और फिर पूछेंगे वो। तो HRA जो है उसके मेंबर थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने अपनी अंग्रेज विरोधी गतिविधियों के लिए सरकारी फंड हासिल करने के उद्देश्य से काकोरी लखनऊ के पास में एक ट्रेन रोक दी। ये सभी HRA, जिसे बाद में 1928 में भगत सिंह और आज़ाद ने HSRA के रूप में पुनर्गठित किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो काकोरी वाला हुआ था उसमें जो है HRA की भागीदारी थी। ठीक है, काकोरी वाला। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये देखिए, विच ब्रिटिश प्लान मिशन डायरेक्टली लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो किस ब्रिटिश योजना मिशन के कारण सीधे तौर पर भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ? क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, माउंटबेटन प्लान, 3 जून प्लान 1947 या फिर वेवल प्लान 1945। ठीक है, अब बताइए कौन सा है इसमें से, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, माउंटबेटन प्लान, 3 जून प्लान 1947। ठीक है, तो माउंटबेटन योजना भी कहते हैं इसे और 3 जून योजना भी कहते हैं 1947 की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें देख लेते हैं भारत के अंतिम वायसराय। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की जिसमें ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान, ठीक, में विभाजित करने की रूपरेखा दी गई थी। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया और इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से लागू किया गया। क्लियर है, याद रखिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1920। 1920 में जब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब? 1920 में हुई थी। AITUC की क्या है ये? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, AITUC की 1920 में जो है स्थापना हुई थी। तो उसके पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? आपको यह बताना है। NM जोशी को, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा या फिर CR दास। बताइए। और आप लोग के जो भी सुझाव हो वो बताइएगा। ठीक है, मैं आपके लिए और भी वीडियोस अलग अलग तरह के भी बना सकता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में पूरे भारत में श्रमिक संघों को संगठित करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रमुख राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया था और दीवान चमन लाल ने इसके पहले महासचिव के रूप में कार्य किया। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। ठीक है, प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर लाला लाजपत राय वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? लाला लाजपत राय। एंड दीवान चमन लाल सर्व्ड एज इट्स फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। आप लोग और भी सजेशन दीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि अपडेट्स डेली आती ही रहेंगी। आप लोग टेंशन मत लो। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।